Hello everyone, welcome to our channel Bio and Beyond. My name is Rishika and this is our very third video on the fundamental unit of life. We'll see one concept at a time. So let's begin. In the previous videos, we have done with discovery of cell shape and their function, unicellular, multicellular cell, characteristic of cell, structure of cell, animal cell versus plant cells, and now we'll see some of the cell organelles, and at the end we'll discuss about the cell division. So cell organelles. Cell organelles, its main purpose is it is membrane around a cell keeps its content separate from the environment. यानी कि ये एक membrane है जो कि सेल को बाहर के environment से separate रखता है. Need in complex cells. ये कॉम्प्लेक्स सेल्स में इसकी जरूरत होती है, जैसे कि लार्ज मल्टीसेलुलर सेल्स परफॉर्म मेनी केमिकल एक्टिविटीज दैट मस्ट बी सेपरेटेड सो दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. यानी कि जो लार्ज और मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं वो बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज सेल में परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए उनको बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट रहना पड़ता है, इसलिए उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती है. वेयरएस यूनिसेलुलर सेल्स में ऐसा नहीं पाया जाता है क्योंकि उनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी सिंपल होती है. ऑब्जर्वेशन, मेनी ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होते हैं. इसके एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ईच परफॉर्मिंग क्रूशियल फंक्शंस. इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे. ये है सेल ऑर्गेनेली का डायग्राम. इसमें अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज और उसके स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रहे होंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, सबसे पहले उसका फंक्शन होता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का. वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. उसके बाद हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है. प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड लिपिड्स दैट एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, यानी कि ये प्रोटीन और लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि एंजाइम और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं. प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, इट सेंड्स प्रोटीन टू वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि ये प्रोटीन को अलग अलग रीजन्स में सेंड करता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म के बिटवीन या फिर न्यूक्लियस में. लिपिड सिंथेसिस प्रोड्यूसेस फैट्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. ये फैट्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेल फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड सरफेस फॉर रिएक्शन इन द साइटोप्लाज्म. ये एक फ्रेमवर्क और सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि साइटोप्लाज्म में रिएक्शन परफॉर्म हो सके. सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट एज अ एंजाइम्स और हार्मोन. कुछ प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्मूथ बनाने में काम आते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन, इन वर्टिब्रेट लिवर सेल्स एसईआर डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड पॉइजन. यानी कि वर्टिब्रेट के लिवर सेल्स में जो एसईआर होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम बोलते हैं, वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ड्रग्स और पॉइजन का. जैसे कि अगर हमने कोई गलत ड्रग खा लिया या फिर कोई गलती से पॉइजन ले लिया, तो लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मदद करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है. ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस. और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे फोल्डेड टाइप आपको दिख रहे हैं, ये है सिस्टर्नी. इसके बीच में जो येलो डॉट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम. तो इस राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. वेयरएस आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको येलो डॉट्स यानी कि राइबोसोम आपको नहीं दिखेगा, इसलिए इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. स्ट्रक्चर, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स होते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जिसके पास राइबोसोम होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है. राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है. Whereas smooth endoplasmic reticulum has no ribosome, hence it helps in lipid और fat synthesis. यानी कि smooth endoplasmic reticulum के पास जो है वो राइबोसोम नहीं होता, इसलिए उसका स्ट्रक्चर बाहर से स्मूथ दिखता है और वो फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है. यहाँ पे मैंने जो इससे पहले वाले स्लाइड में फंक्शन आपको समझाया था वो मैंने यहीं पे अटैच कर दिया है ताकि आपको एक कंप्लीट स्लाइड में
पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन और उसके टाइप और स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए और आपको नोट्स मिल जाए। वेल, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्जी एपरेटस। Structure wise, it is membrane bound vesicles arranged in stacks called cisterns, often connected with ER. यानी कि ये एक membrane bound cell organelles है जो vesicles, जिसके vesicles जो है वो stacks के फॉर्म में अरेंज होते हैं जिसको हम cisterns बोलते हैं और ये ऑफनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं। ये यहाँ देख लीजिए, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है सिस्टर्न, ये है ल्यूमेन जो बीच का स्पेस है, ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है यानी कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए सब्सटेंस इसके अंदर एंटर करेगा और ये है आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल और ये बीच का स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेज। Now we'll see the function. It helps in packaging and transport of material synthesized near the ER. यानी कि ER के पास में जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं जैसे कि फैट्स और लिपिड, उसको ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू वेसिकल्स, यानी कि ये वेसिकल्स में स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में भी मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है और इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। लाइजोसोम एक और सेल ऑर्गेनेलिज है जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। So now we'll see what is lysosome. Structure wise, it is membrane bound sacs filled with digestive enzymes made by RER. यानी कि लाइसोसोम जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि जिसके पास सैक है जो कि किससे भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बना के लाइसोसोम को देता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना के लाइसोसोम को देता है। जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में भी पढ़ा था कि उसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये जो एंजाइम है ये बनाकर लाइसोसोम को दे रहा है। इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया, फूड एंड बॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज, यानी कि ऐसे फॉरेन मटेरियल जैसे कि कोई बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल जो सेल के अंदर एंटर कर गया है या फिर कोई बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली है यानी कि कोई खराब हो गया सेल ऑर्गेनेलीज है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है ताकि सेल के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस यूजिंग पावरफुल एंजाइम्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है अपने पावरफुल एंजाइम का यूज करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट करता है। इसका स्पेशल फीचर ये है, इट कैन बर्स्ट ड्यूरिंग सेल डैमेज एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, हेंस कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। यानी कि ये जो है इट कैन बर्स्ट ड्यूरिंग सेल डैमेज, यानी कि जब सेल को डैमेज होता है तब वो अपने आप को बर्स्ट आउट कर सकता है या फिर अपने खुद के सेल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। इसके पास ये कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज इज माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि न्यूक्लियस में हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखा था, सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर पोरस, इनर डीपली फोल्डेड, यानी कि बाहर की तरफ से ये पोरस होता है और अंदर की तरफ से ये डीपली फोल्डेड होता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होगा फोल्डेड लाइक। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों हो जाए, ताकि ये एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी पावर्स केमिकल सिंथेसिस एंड मैकेनिकल वर्क। एटीपी जो है वो केमिकल सिंथेसिस और मैकेनिकल वर्क में हेल्प करता है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि इट हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए यानी उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके पास राइबोसोम भी होता है। तो राइबोसोम है तो उसको प्रोटीन जो है वो इंडिपेंडेंटली वो अपना प्रोटीन खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है, उसको बाहर से या दूसरे सेल ऑर्गेनेली से प्रोटीन की नेसेसिटी नहीं रह जाती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यहाँ आप देखेंगे, देखिए बाहर का स्ट्रक्चर पोरस है, ये रहा पोर्स, है ना, इसको हम बोलते हैं पोरिन्स। और ये अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, फोल्डेड। ये अंदर का स्ट्रक्चर फोल्डेड है ताकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो सके। एटीपी सिंथेस ये एंजाइम है जो कि एटीपी सिंथेसिस में मदद करते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है।
ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये अंदर जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और ये येलो कलर के ग्रेन्यूल्स जो है वो राइबोसोम है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वील सी प्लास्टिड, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सेल ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, क्योंकि इसके टाइप्स हम देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड, इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, आल्सो कंटेनिंग येलो ऑरेंज पिगमेंट, यानी कि इसके पास पिगमेंट प्रोड्यूसिंग एक ऑर्गेनेली है जो कि येलो, ऑरेंज या फिर ग्रीन कलर भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम क्लोरोफिल में देखते हैं। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ताकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सके। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये है कलरलेस, इट स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन, यानी कि ये जो है स्टार्च के स्टोरेज में और ऑयल के स्टोरेज में और प्रोटीन के स्टोरेज में मदद करता है प्लांट सेल्स को। तो स्ट्रक्चर वाइज क्लोरोप्लास्ट हैव लेयर्ड मेम्ब्रेन इन द स्ट्रोमा सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर्ड होता है और उसके पास स्ट्रोमा होता है। स्पेशल फीचर ये है कि हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम एनेबलिंग इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस, और ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो थैलेकॉइड्स है। ये है ग्रेना, इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलेंगे। ये ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो थैलेकॉइड है, ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है। ये बीच का स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेमेला, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से ज्वाइन करके रखता है। ये बीच के स्ट्रक्चर को बोलेंगे ल्यूमेन, और ये है स्ट्रोमा। ओके, moving on to the next cell organelle, this is called vacuole. Storage sacs for solid and liquids, यानी कि वैक्यूल जो है वो एक स्टोरेज सैक है, स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह है जो कि सॉलिड और लिक्विड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एनिमल सेल्स में ये स्मॉल वैक्यूल्स है, यानी कि एनिमल सेल्स में आपको बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स दिखेंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको दिखेंगे। वेयर इज इन प्लांट सेल्स लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी कि प्लांट सेल में जो है वो लार्ज, जैसे कि अगर ये मान लीजिए ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर आपको इतना बड़ा सा वैक्यूल दिखेगा जो कि इसका 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम जो है वो कवर करता है। इट फिल्ड विथ सेल सेप गिव्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि सेल सेप से भरा हुआ होता है जो कि टर्जिड और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। स्टोर अमीनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा फूड वैक्यूल्स डाइजेस्ट फूड, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, जैसे कि अमीबा में अमीबा के फूड वैक्यूल्स जो है वो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, यानी कि कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फूड वैक्यूल्स जो हैं या नॉर्मल वैक्यूल्स जो है वो एक्सेस वाटर को और वेस्ट को सेल से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में, उसका कुछ फंक्शंस कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में वैक्यूल्स किस तरीके से प्रेजेंट रहता है और कैसे एक्ट करता है। सो इन द एंड विल सी द सेल डिवीजन। क्लास 9th में सेल डिवीजन जो है वो बहुत बेसिक सा दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इसके डेफिनेशन पार्ट्स को देखेंगे, और फिर जब हम क्लास 12th और 11th का बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में सेल डिवीजन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्पस क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड डैमेज सेल्स एंड गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी कि जो सेल डिवीजन है वो नए सेल्स के फॉर्मेशन में और उसके ग्रोथ में और डैमेज सेल के रिप्लेसमेंट के लिए हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट फॉर्मेशन में भी नीडेड होता है, यानी कि सेल के डिवीजन के लिए हमको रिप्रोडक्शन में सेल के डिवीजन के लिए हमको जरूरत रहती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस क्या होता है। अकर्स इन मोस्ट बॉडी सेल्स, यानी कि माइटोसिस जो है वो बहुत सारे बॉडी सेल्स में अकर होता है। एक्चुअली सेल्स जो होते हैं सेल डिवीजन के अगर हम कॉन्सेप्ट से समझे तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेक्स सेल्स और एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो सारे सोमेटिक सेल्स जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन को शो करते हैं, वेयरएस जो सेक्स सेल्स होते हैं वो मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन के थ्रू अपना डिवीजन करते हैं।
वन मदर सेल्स गिव टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी कि जो एक मदर सेल होती है वो दो आइडेंटिकल डॉटर को देती है, यानी कि अगर एक मदर सेल है तो उससे आपको दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलेंगे। डॉटर सेल्स हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द पेरेंट, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट सेल में होते हैं, यानी कि पेरेंट सेल में अगर दो हैं तो दो दो ही डॉटर सेल्स में पास ऑन होंगे डिवीजन के बाद। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, और माइटोसिस जो है वो ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ विल सी द मियोसिस। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स टू फॉर्म गैमेट्स, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखा जाता है। इन्वॉल्व्स टू डिवीजन, इसमें दो तरीके के डिविजन्स देखे जाते हैं, पहला होता है मियोसिस वन एंड सेकेंड इज मियोसिस सेकेंड। तो ये दोनों डिविजन्स के रिजल्ट के बाद हमको जो है एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स मिलते हैं, इसका एंड रिजल्ट होता है फोर डॉटर सेल्स। ईच डॉटर सेल्स हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू द पेरेंट्स, यानी कि हर डॉटर सेल्स के पास जो होते हैं वो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज कंपेयर टू द parent. This reduction is important so that during fertilization the normal chromosome number is restored in the offspring. यानी कि ये रिडक्शन इसलिए जरूरी होता है ताकि जब सेल्स जो है वो फर्टिलाइजेशन की तरफ जाएं तब उनमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रीस्टोर हो जाए। इसलिए डिवीजन के समय चारों डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ होता है। ये यहाँ पे पिक्चर है, ये है माइटोसिस का पिक्चर। आप देखेंगे यहाँ पे एक मदर क्रोमोसोम सॉरी मदर सेल है जिससे दो डॉटर सेल्स निकल कर आ रहे हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी चार है और इसमें भी चार है, तो देखेंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में है। और वेरस ये मियोसिस है, ये मियोसिस फेज वन है और ये मियोसिस फेज टू है, यानी कि दो सेल डिवीजन होते हैं मियोसिस में। तो मदर सेल से पहले दो डॉटर सेल्स बनती है और उसके बाद चार डॉटर सेल्स बनती हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए, मदर सेल में फोर है लेकिन हर डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, टू है, यानी कि जस्ट हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। तो ये है मियोसिस सेल डिवीजन। I hope you like this video. In this video, we have seen about the discovery of cell, and after that we have seen the different types of characteristic cells, और फिर हमने characteristic of cells में देखा unicellular और multicellular organisms के बारे में। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस को देखा। फिर उसके बाद हमने एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन और उसके डायग्राम को डिस्कस किया, और एंड में हमने सेल डिवीजन के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करी सिर्फ डिफिनेशन और इमेजेस के थ्रू। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to your channel Bio and Beyond, your companion from basics to boards. Thank you. In the next video, we'll see about the different types of tissues in human body and plants. Thank you.